क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से फैलती है और चूंकि हजरत ईसा को जूस ने मारा था तो जूस के खिलाफ नफरत भी फैलती है। जूस तो इसे टेंपल माउंट कहते हैं लेकिन मुस्लिम इसे बैतुल मुकद्दस या हरम अल शरीफ कहते हैं। टाइम में एक मूवमेंट भी चली थी ज़ायोनिज्म, जो पैलेस्टीन के अंदर एक ज्यूइश स्टेट को बनाने की बात करती थी। ब्रिटिश हुकूमत ने बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों के लिए पैलेस्टीन के अंदर एक अलग स्टेट बनाने का तस्वुर पेश किया और वर्ल्ड वार के बाद ज्यूइश लाखों की तादाद में पैलेस्टीन के अंदर पहुंच गए। हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल फायर किए और इसराइल ने भी खुद को स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। ये जंग सालों से जारी है, लेकिन क्या थी इसके स्टार्ट होने की वजह और क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, वो जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो कहानी है आज से 3000 साल पहले 1047 BC की। उस टाइम ये सारा रीजन किंगडम ऑफ इसराइल कहलाता था, जहां पर सारे ज्यूज रहते थे और इसे रूल करते थे किंग सोलोमन यानी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम। किंगडम ऑफ इसराइल का कैपिटल था यरूशलेम और इसी यरूशलेम में हजरत सुलेमान ने फर्स्ट टेंपल बनवाया था जिसका नाम था टेंपल माउंट यानी हैकल सुलेमानी, और इसमें सारे यहूदी इबादत किया करते थे। इसके बाद 586 BC में बेबीलोन इस रीजन में आए और वो हैकल सुलेमानी को तबाह कर देते हैं। उसके बाद पर्शियन आते हैं, वो दोबारा से हैकल सुलेमानी तामीर करते हैं। उसके बाद रोमन्स आते हैं, वो फिर से इसे तोड़वा देते हैं और इसकी सिर्फ दीवार बचती है। उस टाइम बहुत से जूस भागकर यूरोप चले जाते हैं क्योंकि उन्हें मारा जा रहा था, और जो जूस बच जाते हैं उनमें से एक के कार जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा पैदा होते हैं। जब हजरत ईसा अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाते हैं तो रोमन्स इसकी सख्त मुखालफत करते हैं और इसी मुखालफत के चलते वो हजरत ईसा को लोगों के सामने सलीब पर चढ़ाकर मरवा देते हैं। मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को जिंदा आसमान पर उठा लिया था, लेकिन क्रिश्चियन इस बात को नहीं मानते। इस इंसिडेंट के बाद जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से फैलती है और चूंकि हजरत ईसा को जूस ने मारा था तो जूस के खिलाफ नफरत भी फैलती है। रोमन्स के किंग थे, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं और फिर उनके राज में जूस को बहुत मारा जाता है। ज्यूस को रोमन एम्पायर छोड़कर मजबूरन आसपास के इलाकों में और स्पेशली यूरोप जाना पड़ता है। ये जो टेंपल माउंट यानी हैकल सुलेमानी का एरिया है, ज्यूस तो इसे टेंपल माउंट कहते हैं लेकिन मुस्लिम इसे बैतुल मुकद्दस या हरम अल शरीफ कहते हैं। और ये क्रिश्चियनिटी, ज्यूस और मुस्लिम्स तीनों के लिए अहम है। 638 AD में रोमन एम्पायर को हराकर अरब मुस्लिम्स जहां पर आते हैं और जहां पर ज्यूस टेंपल माउंट था वहां पर डोम ऑफ द रॉक बनती है और उसके बगल में अल अक्सा मस्जिद बनती है जहां महराज की रात प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। तो ये हो गया डोम ऑफ द रॉक, ये है अल अक्सा मस्जिद और ये है वेस्टर्न वॉल यानी दीवार गिरिया। इस पूरे एरिया को जूस तो टेंपल माउंट कहते हैं लेकिन मुस्लिम्स बैतुल मुकद्दस कहते हैं। लेकिन जूस पर जब भी बाहर से कोई किंगडम आया वो यरूशलेम छोड़कर आसपास के इलाकों में भाग गए, स्पेशली यूरोप, लेकिन वो यरूशलेम को कभी भी भूले नहीं। अब साल आता है 1891 और जो यरूशलेम का एरिया था ये अरब मुस्लिम्स के कंट्रोल में था अंडर ओटोमन एम्पायर, और उस टाइम में ये सारा पैलेस्टाइन था। ज्यूस जो थे वो उस टाइम में अपनी लैंड में वापस जाने की मांग करने लगे क्योंकि यूरोप में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। उस टाइम में एक मूवमेंट भी चली थी ज़ायोनिज्म, जो पैलेस्टीन के अंदर एक ज्यूइश स्टेट को बनाने की बात करती थी और उसके फाउंडर थे थियोडोर हर्जल। ओटोमन एम्पायर ने इसे बहुत अपोज किया क्योंकि वो जानते थे अगर पैलेस्टाइन के अंदर स्पेशली यरूशलेम में यरूशलेम के अंदर अगर एक आज़ाद ज्यूइश स्टेट बन गई तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा और मुसलमान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यरूशलेम का उनसे छीना जाए। 1917 में ब्रिटिश हुकूमत ने बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों के लिए पैलेस्टीन के अंदर एक अलग स्टेट बनाने का तस्वुर पेश किया और सारे यहूदियों का सपोर्ट हासिल किया। वर्ल्ड वार 1 के बाद जब ओटोमन एम्पायर हारा तो पैलेस्टीन ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया और अब इन्होंने बढ़कर ज्यूश को पूरे यूरोप से उठाकर पैलेस्टीन में लाना शुरू कर दिया। 1890s के टाइम पैलेस्टीन की टोटल पॉपुलेशन 4.7 लाख थी, जिनमें सिर्फ 25,000 ज्यूस थे और वर्ल्ड वार के बाद ज्यूस लाखों की तादाद में पैलेस्टीन के अंदर पहुंच गए। इन सब से जो मुस्लिम और अरब कंट्रीज थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक तरफ तो ब्रिटिश अमन की बात करता था और दूसरी तरफ यहूदियों को भर के पैलेस्टीन के अंदर भेज रहा था। पैलेस्टीन के अंदर मुस्लिम्स और ज्यूस में छोटी छोटी झड़पें होने लगी और यरूशलेम में कौन रहेगा इस पर लड़ाइयां होने लगी। उस टाइम में 2 मूवमेंट्स अराइज हुई, एक आज़ाद पैलेस्टाइन की और एक आज़ाद ज्यूश स्टेट की। जहां पर ब्रिटिश ने वही किया जो इन्होंने इंडिया में किया था, फसाद डालकर खुद साइड से निकल जाता। तो 1947 में ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन छोड़ दिया और इसका फैसला UN पे छोड़ दिया। उस टाइम पैलेस्टीन के अंदर 1/3 पॉपुलेशन ज्यूश थी और 2/3 पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी और टोटल लैंड का सिर्फ 6% ज्यूश के पास था। UN ने फैसला किया कि पैलेस्टीन के अंदर 2 अलग स्टेट्स बना देनी चाहिए, इस तरह एक ज्यूश के लिए और दूसरी मुस्लिम्स के लिए, और जो यरूशलेम होगा वो इंटरनेशनल कंट्रोल में होगा। इसके साथ ही ज्यूस ने अपनी इसराइल स्टेट का ऐलान कर दिया।
यूएन पैलेस्टीन की 55% लैंड ज्यूज को दे देता है। यूएन के पार्टीशन के बाद इसराइल को वो इलाके भी मिल जाते हैं जहां पर यहूदियों की आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, और इसराइल इससे बहुत खुश था। आसपास की जो अरब कंट्रीज थी वो इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ते थे क्योंकि वो पैलेस्टाइन का बंटवारा नहीं चाहते थे। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि इसराइल अकेले अरब कंट्रीज को पीछे धकेल गया और पैलेस्टाइन का ये सारा एरिया भी उसने कब्जा कर लिया, जितना एरिया यूएन ने उसे दिया था उससे भी ज्यादा। इस जंग के नतीजे में 7 लाख पैलेस्टीनियंस अपना घर बार छोड़कर नेबर अरब कंट्रीज में पनाह लेते हैं। इसके बाद 1967 में दोबारा जंग होती है और इस जंग के नतीजे में इसराइल गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लेता है। अब पैलेस्टीनियन की सारी जमीन इसराइल के कब्जे में आ चुकी थी। 1964 में PLO बनती है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पैलेस्टीनियन के हकूक के लिए लड़ती है। 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान में सुलह हो जाती है और इजिप्ट पहला मुल्क बन जाता है इसराइल को तस्लीम करने वाला, और बदले में इसराइल इसे गाजा पट्टी और जो इसका कब्जा किया हुआ एरिया था वो वापस कर देता है। दूसरी तरफ इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर ज्यूज के लिए सेटलमेंट्स बनाता है और उन्हें वहां आबाद करता है। 1994 में इसराइल PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज PLO को देने का फैसला करता है। यूएन के पार्टीशन तो अब दूर की बात, रियलिटी में पैलेस्टीन को सिर्फ अब चंद टुकड़े ही मिल पाते हैं। 1995 में इसराइल के प्रेसिडेंट को ज्यूज में से ही किसी के हाथों कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि ज्यूज पैलेस्टीनियंस को इतनी सी भी जमीन नहीं देना चाहते थे और वो पैलेस्टीनियंस के साथ किसी तरह का भी कंप्रोमाइज नहीं चाहते थे, और उसके बाद दोबारा से पैलेस्टीनियंस पर जुल्म शुरू हो जाता है। इससे 5-6 साल पहले 1987 में गाजा के अंदर हमास ग्रुप बनता है। हमास के लोग कहते हैं कि PLO इसराइल के साथ बहुत कंप्रोमाइज कर रहा है, हम इसराइल को जड़ से मिटा देंगे। गाजा के अंदर हमास इलेक्शन जीतता है और उसके बाद तख्ता पलट देता है। अब गाजा के अंदर हमास का रूल हो जाता है और वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज में PLO और फतेह का कंट्रोल होता है। 1980 से 2010 तक पैलेस्टीनियंस ने इंतफादा के नाम से 2 दफा इसराइल के खिलाफ बगावत की, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसराइल कंट्रोल्ड एरियाज में रोजाना कई पैलेस्टीनियंस को मारा जाता है। हमास और इसराइल में जब भी जंग होती है उनमें ज्यादा नुकसान पैलेस्टीनियंस का होता है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक के अंदर भी आए रोज इसराइल वायलेंस करता है। इन सब में बाकी की कंट्रीज और स्पेशली यूएन का रोल बनता है कि वो पीस लाने के लिए कुछ करे, क्योंकि हमास जो भी कर रहा है वो उस रिस्पॉन्स में कर रहा है जो आए रोज यरूशलेम में होता है।